Very good evening, all of you. I'm going to start in this video exercise 5.2 for class 12th, but the theory and the concepts will be in detail up to the JEE, IIT and advanced. So this video is very important and very helpful for those students who are going to take part in JEE and main, especially main. But the questions will be related only, mostly question will be related only 5.2 exercise, because this video is for only NCERT books. Okay, let's proceed. दिस इज द डिफरेंशिएबिलिटी. इसकी मीनिंग दो प्रकार की होती है, दो मीनिंग होती है इसकी, डबल मीनिंग वाला है ये. एक तो इसका ज्योमेट्रिकल अप्रोच होता है, यानी ज्योमेट्रिकली ये क्या मतलब होता है इसका, और ज्योमेट्रिकली इसका क्या मतलब होता है, और फिजिकली इसकी मीनिंग क्या होती है. तो ये चीज हम धीरे धीरे समझेंगे. ठीक है, तो देखिए पहली बात तो थोड़ा सा समझें एक एक करके. ये डबल मीनिंग वाला होता है. सबसे पहला नंबर है ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है. यूनिक स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू द कर्व एट एक्स इक्वल टू ए. किसी एक पॉइंट पर यूनिक टेंजेंट खींचा जाए. ठीक है, सबसे पहले तो हमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी हो जाना चाहिए. पहली मीनिंग ये है स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू. अब ये क्या मतलब हुआ इसका, थोड़ा सा देखते हैं. ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है इसका. देखिए ज्योमेट्रिकल मीनिंग मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए आपको, हमने यहाँ पर कोई एक्स और वाई एक्सिस हमने पहले ले लिया, एक्स और वाई एक्सिस ले लिया, और कोई कर्व हमने ले लिया. देखिए ये कर्व है, ये कोई कर्व है फंक्शन ऑफ एक्स. ठीक है, इसके किसी भी पॉइंट पर, इसके किसी भी पॉइंट पर हम जो स्लोप लेंगे ये, ठीक है, इस पॉइंट पर यानी x इक्वल टू ए पर. देखिए ये हमने टेंजेंट खींचा हुआ है एक पॉइंट पर. ये साफ नहीं दिख रहा तो इसको मैं बना देता हूं. ये x और y कर्व है. ठीक है, हमने कोई कर्व इसमें खींचा, मान लीजिए ये कोई कर्व है, और यहाँ पर इसके किसी भी पॉइंट पर, यानी किसी पॉइंट P पर, यानी P पॉइंट है x इक्वल टू ए पर, कोई टेंजेंट हमने खींचा. ठीक है, ये टेंजेंट हमने खींचा है, ये एक ही पॉइंट से जा रहा है ये, तो ये टेंजेंट है जो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से थीटा एंगल बना रहा है, जिसको हम इंक्लिनेशन बोलते हैं. इंक्लिनेशन तो इस इंक्लिनेशन का जो स्लोप है, यानी ये जो टेंजेंट है इसका स्लोप, यानी इसका मतलब क्या हुआ, स्लोप जो खींचा गया है, यानी ये कितना इसका झुकाव है, तो यही है एंगल से रिप्रेजेंट होता है. इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू एम ऑफ टी, ऐसे हम लिख सकते हैं, इसको टी बोल सकते हैं. ठीक है, और इसको हम क्या लिखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, इसको बोलते हैं हम. ठीक है, इसका मतलब ये होता है किसी पॉइंट पे हमने टेंजेंट खींचा है. अगर ये पॉइंट हमें बताना है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं. ये फंक्शन है चूंकि, तो इसको हम एफ ऑफ ए, तो ये डी वाई बाई डी रिप्रेजेंट करता है. और ये एग्जिस्ट भी होना चाहिए, एग्जिस्ट. ठीक है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट ये रिप्रेजेंट करता है, ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग है.
ठीक है। और इसकी जो है, जो इसकी फिजिकल मीनिंग है, अब इसकी फिजिकल मीनिंग भी हम देखते हैं। इसकी जो फिजिकल मीनिंग है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए ये कोई रोड है, ठीक है, ये रोड है। इस रोड पर कोई किसी पॉइंट पर कार जो है यहाँ से चल रही है, ठीक है। इसको हम ऐसे मान लेते हैं ये कार है। तो ये कार जो यूं चल रही है ऐसे, तो ये किसी ने बोला कि भाई इस कार की जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी या स्पीड इन गिवन डायरेक्शन, ये भी हम कह सकते हैं। गिवन डायरेक्शन में जो स्पीड है उसी को हम वेलोसिटी बोलेंगे। तो ये जो v है इसको हम dy/dx से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, ठीक है। यानी यहां पर जो मतलब हुआ, अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हो सकता है। अभी तो हमें केवल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं हम। तो ये इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कार चल रही है, तो किसी एक पॉइंट पे हमने कहा कि भाई इस पॉइंट पे जब कार आई तो इसी समय, यानी एट दिस मोमेंट, मान लीजिए यहाँ पर जैसे कार आई तो इस टाइम पर उसका वेग या उसकी वेलोसिटी क्या थी। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस, यानी तात्कालिक वेग या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जो कि एग्जैक्ट पॉइंट पर होता है, एक पॉइंट पर होता है, ठीक है, किसी एक पॉइंट पर निकाला जाता है, उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी। तो यहाँ पर जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है ये विद रेस्पेक्ट टू टाइम है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम इन अ फिक्स डायरेक्शन। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? dy/dx, ठीक है। इसकी मीनिंग ये हो गई। तो ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है। अब इसकी मीनिंग और भी देखते हैं। अब ये जो स्लोप और टेंजेंट है इसको हम देखेंगे। अब इसको थोड़ा समझेंगे इसके आगे। अब एक चीज देखिए, ये जो लिखा है, कोई भी फंक्शन दिया है y = फंक्शन ऑफ x, तो इसको हम कभी कभी हम इसको dy/dx, इसको हम क्या लिख सकते हैं? y डैश ऐसे भी दिखा सकते हैं, या फिर हम इसको f' भी दिखा सकते हैं, या इसको हम y1 दिखा सकते हैं, या हम इसको डिफरेंशिएशन ऑफ y ऐसे भी दिखा सकते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए। कोई फंक्शन अगर दिया है तो इसको हम dy/dx लिख सकते हैं, या फिर y के ऊपर एक डैश लगा देते हैं, या ये जो फंक्शन है इसी के ऊपर ही हम f' लगा देते हैं, या y1 लिख देते हैं, या फिर dy लिख देते हैं। डी का मतलब डिफरेंशिएशन या डिफरेंशिएट। इसका सेकंड डेरिवेटिव जो होता है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए dy/dx, ये तो हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव, लेकिन सेकंड के लिए यहाँ पर 2 लगाएंगे, dy/dx d2y/dx2, ये सेकंड डेरिवेटिव। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं f''x, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं y सेकंड डेरिवेटिव, या फिर हम इसको ले सकते हैं d2y, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये एक नोटेशन है जो किसी भी किताब में कितना भी होगा इन्हीं में से कोई ना कोई मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये चीज हमें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब आप देखिए यहाँ पर आपकी जो थ्योरी है वो अभी हमने आपको इंट्रोड्यूस किया था, स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। किसी भी स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या हुआ? ये
एक्स और वाई एक्सिस है, मान लीजिए कोई लाइन यूं जा रही है, ये गई लाइन, ठीक है। अब इस लाइन पर हमने देखिए ये जो इंक्लिनेशन है ये थीटा है, तो अगर इस एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन यहाँ खींचें, इस पॉइंट पे हम देखें, यहाँ मान लीजिए ए है, तो यहाँ बी पॉइंट पर भी इसका एंगल थीटा ही होगा, और यहाँ सी पॉइंट पर भी इसका एंगल जो है एक्स एक्सिस से थीटा ही होगा, या हर पॉइंट पे ये जो एंगल है इक्वल होगा। यानी स्ट्रेट लाइन के हर पॉइंट पे जो इंक्लिनेशन होता है या स्लोप होता है वो इक्वल होता है। यानी स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन इसका नाम है ना, इज इक्वल टू, देखिए थीटा इज इक्वल टू एट ए एट बी एट सी और इसी तरह से। यानी कि किसी भी स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है वो हमेशा कांस्टेंट होता है या इक्वल होता है, ये कांस्टेंट होता है, ठीक है। ये चीज हमें बहुत अच्छी तरह से समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब एक चीज और भी हम देखते हैं, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब हम देखें स्लोप ऑफ कर्व, स्लोप ऑफ कर्व, स्लोप ऑफ अ कर्व, ठीक है, एफ एक्स, ये कर्व दिया है। इसके लिए अब हमने एक लाइन खींच लिया, मान लीजिए ये एक्स और वाई एक्सिस है। बिल्कुल अच्छी तरह से आप समझे, ये पूरा वीडियो देखने के बाद आप किसी भी टाइप के सवाल को कर सकते हैं, पूरी थ्योरी आपको मैं समझा दूंगा, ठीक है। स्लोप ऑफ अ कर्व एफ एक्स, तो देखिए ये कर्व है। अब आप देखिए इस कर्व के इस पॉइंट पे देखिए स्लोप, ए पॉइंट पे, फिर बी पॉइंट पे, फिर सी पॉइंट पे। इसी तरह से देखिए इस पॉइंट पे हम टेंजेंट खींचते हैं, तो एक टेंजेंट हमारा ये आता है ऐसे, ये एक टेंजेंट खींच गया और इसका जो स्लोप है वो θ1। अब इस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट खींचते हैं तो ये टेंजेंट ऐसे खींचेगा, इसका θ2। इसी तरह से इस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट खींचें तो ये है θ3। क्या मतलब हुआ कि किसी भी कर्व का जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो कांस्टेंट नहीं होता, वो बदलता रहता है। यानी हर पॉइंट पे जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है वो डिफरेंट होता है किसी भी कर्व के हर पॉइंट पे। यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट अलग अलग होता है, इंक्लिनेशन ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट अलग अलग होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, dy बाई डी एक्स निकालते हैं। अब देखिए इसके लिए तो हम क्या कर सकते हैं, अब आप देखिए इसको, एक चीज और समझेंगे आप। जैसे कोई लाइन है, मान लीजिए कोई कर्व है, ये अगर हमने लाइन खींच दी ऐसे, ये लाइन हमने खींच दी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, देखिए किसी कर्व को, एक कर्व हमारे पास क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स, ये कर्व है, ये ए और बी से पास हो रहा है। तो अगर किसी कर्व को कोई लाइन काटे, ठीक है, लाइन काटे, ये लाइन है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंड लाइन बोलेंगे। लेकिन अगर किसी कर्व को कोई भी ऐसे, ये जो लाइन है ये लाइन नहीं है, ये लाइन सेगमेंट है, ये सेगमेंट है, तो सेगमेंट को हम क्या, इसका जो स्लोप होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोल देते हैं कॉर्ड। ये हमें ध्यान रखना है। तो ये कॉर्ड है और ये सेकेंड लाइन है। सेकेंड लाइन होती है
कॉर्ड सेगमेंट होता है, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अब हमें ये देखते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान दें, ये स्लोप ऑफ कर्व हमने आपको बता दिया, स्लोप ऑफ कर्व। तो देखिए ये चीज़ इस हेडिंग में देखिए। अब इसको देखते हैं, यहाँ पर हमने कोई कर्व ले लिया, ठीक है, ये देखिए ये कर्व हमने कोई भी ले लिया, ये कर्व ऐसे जा रहा। अब हमने क्या किया, ये फंक्शन है y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x ये है, एक कर्व है। हमने किसी एक पॉइंट लिया, हमने ध्यान दीजिए ये x है और ये y है। बड़े ध्यान से समझिए, आपको सब समझ में आएगा। यहां हमने कोई पॉइंट ले लिया, ए ले लिया, ठीक है, ठीक है, ए हमने कोई पॉइंट ले लिया और इस पॉइंट का एक्स एक्सिस पर ओरिजिन से ए डिस्टेंस पर है, तो ये इसका जो कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, ए और एफ ए, ये कोऑर्डिनेट हो गया। और हमने यहां पर कोई पॉइंट ले लिया बी, ठीक है, और बी को हमने क्या लिख दिया, ठीक है, यहां से यहां कोई भी पॉइंट ले लो, यहां बी ले लो, तो यहां बी ले लिया हमने और इसका कोऑर्डिनेट हमने लिख लिया बी और एफ बी, ऐसे एक कोऑर्डिनेट ले लिया और एक लाइन हमने इसको मिला दी। ध्यान दीजिए, इसको हम लाइन मिला देते हैं सीधी, ताकि तो हमने ये लाइन मिला दी ऐसे और इसको नीचे तक खींच दिया ऐसे, ठीक है। अब आप देखिए, ए पॉइंट पर ये कोऑर्डिनेट है, बी पॉइंट पर ये कोऑर्डिनेट है। अब हमें क्या लाना है, इसका स्लोप क्या लेना है, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन ए बी। तो आप जानते हो क्या फार्मूला होता है, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। ये फार्मूला आपने 11th में पढ़ा है, लेकिन यहां पर आपका जो है y2 की जगह क्या हो जाएगा, fb, ठीक है। वैसे तो यही फार्मूला होता है, लेकिन इसकी जगह हम ये चीज़ जो है, अगर हम इसको बहुत अंतर कम हो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स या डेल y बाई डेल x लिख सकते हैं इसको यहाँ पर। अब ये तो फार्मूला ये हो गया। अब इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, एफ बी। देखिए y2 की जगह क्या है, एफ बी है, माइनस y1 की जगह क्या है, एफ ए है, और बाई x2 की जगह क्या है, b है, और x1 की जगह क्या है, a है। तो ये हमारा ये स्लोप ऑफ लाइन ए बी हो गई, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को हम धीरे धीरे एक एक करीब लाते हैं, ठीक है। पहले हमने पॉइंट यहाँ पर लाए, फिर ये बी पॉइंट यहाँ पर आया, फिर 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 पॉइंट यहाँ पर, ऐसे ऐसे करके बिल्कुल करीब लाते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो सेकंड लाइन ये भी टेढ़ी होती जाएगी, ये पार होती जाएगी, और यहाँ पर आकर के जब बिल्कुल पास में हम लाएंगे यहाँ तक, मान लीजिए ये कोई पॉइंट है, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा सा हमने लिख दिया, और ये पॉइंट जो है यहाँ, ध्यान दीजिए थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर बिल्कुल करीब लाए हैं, ये बी है, इतने करीब लाए कि ए से थोड़ी दूरी पर है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, बी इक्वल टू ए प्लस एच बी तो लिख सकते हैं। यानी जो बी डिस्टेंस है वो, यानी जो यहाँ से यहाँ तक बी है वो ए से थोड़ी सी ज़्यादा है, और एच क्या है हमारे पास, एच इज इक्वल टू
फाइनाइटली स्मॉल क्वांटिटी। ये चीज हमें आना चाहिए, ठीक है। और क्या करेंगे, b इक्वल टू हमने क्या लिख दिया यहां पर, b इक्वल टू a प्लस एच लिख दिया। अब अगर h टेंस टू 0 हम कर दें, यानी जब h टेंस टू 0, देखिए यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वही छोटा सा h है। अब इसका जो स्लोप होगा आप देखिए, तो इसका जो स्लोप होगा, क्या होगा, लिमिट, इसको हम लिख सकते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। ध्यान दीजिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट हमने क्या बोला, ये जो लाइन है ये ऐसे लाइन, लेकिन जब बिल्कुल इसके करीब लाएंगे तो ये लाइन बिल्कुल लगभग टेंजेंट बन जाएगी, ऐसे करीब करीब टेंजेंट बन जाएगी, यानी एक पॉइंट पे टच करने के लगभग टच करने लगेगी, लगभग बिल्कुल। जब हम बी को ए के करीब बिल्कुल लाएंगे, इतना करीब लाएंगे कि उसके बीच में कोई डिफरेंस ज्यादा ना हो, तो क्या होगा, वो जो अभी कॉर्ड है, या इसको अभी हम सेकंड लाइन कह सकते हैं अगर मान लें हम, तो इसका जो स्लोप है यही स्लोप किस में बदल जाएगा, टेंजेंट में बदल जाएगा। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, टेन साई, इसको हम दिखाते हैं वैसे, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू लिमिट। देखिए अगर हम h को बिल्कुल 0 कर दें तो ये b पॉइंट लगभग a के ऊपर ही आ जाएगा, यानी इस पॉइंट पे आ जाएगा, तो h टेंस टू 0 कर दें। और यहां पर देखिए b की जगह पर क्या लिख दें, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए। तो b माइनस ए, अब b की जगह हमें क्या लिखना है, ये हमने लिखा नहीं उसे, b की जगह पर हमें क्या लिखा, a प्लस एच लिखेंगे, a प्लस एच माइनस ए, ये हो गया। तो अपना आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाई एच एट पॉइंट ए, एक्स इक्वल टू ए, इस पर है। तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया अपना। अब आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब ये जो चीज है हमने देखा एग्जिस्टेंस ऑफ डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव कब एग्जिस्ट करता है ये भी हम देखते हैं। ये अब डेरिवेटिव कब एडजस्ट का मतलब एग्जिस्ट करेगा, ये भी आप देख लीजिए। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर फाइनाइट होना चाहिए, है ना। तो ये क्या मतलब है इसका, देखिए ये कोई कर्व है, हमने कोई कर्व ले लिया, मान लीजिए ये कोई कर्व ले लिया, ये कोई कर्व ले लिया, ठीक है। यहां पर कोई पॉइंट हमने ले लिया x इक्वल टू ए, तो यहां पर थोड़ी देखिए x इक्वल टू ए पर क्या होगा पॉइंट हमारा, ये इसको P मान लेते हैं, तो ये क्या होगा A और एफ ए हो जाएगा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब देखिए यहां से हम थोड़ी सी दूर लेते हैं, यानी यहां से हम यहां तक की दूरी लें तो क्या ले लेंगे h, थोड़ा सा पॉजिटिव वैल्यू हम इससे थोड़ा सा ज्यादा ले लेते हैं। h इज वेरी 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 स्मॉल क्वांटिटी, बहुत स्मॉल क्वांटिटी है। तो यहां पर h ले गए तो यहां पर कोई पॉइंट आएगा, ध्यान दीजिए यहां पर कोई पॉइंट आएगा, ये लाइन गई तो ऐसे आएगा, ये है ना, ये। तो इस पॉइंट को क्या हम लिख सकते हैं B, और इसको लिख सकते हैं
ए प्लस एच ब्रैकेट, और देखिए यहां पर ए प्लस एच हो गया, तो यहां पर ऊपर एफ 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 ए प्लस एच हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर हमने थोड़ी सी छोटी वैल्यू ले ली, यानी पी के पहले एक छोटी वैल्यू ले ली। कितनी वैल्यू ले ली? लगभग माइनस एच ले लिया। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा? ये देखिए यहां से यहां तक ये पॉइंट होगा ए प्लस एच, और ये पॉइंट हो जाएगा ए माइनस एच, और यहां इसका जो कोऑर्डिनेट है ये हो जाएगा ए। इसको हम लिख सकते हैं ए माइनस एच ब्रैकेट में एफ ए माइनस एच। ठीक है, और हमने देखिए ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर देखिए ये जो लाइन है, थोड़ा सा बारीक बनाना पड़ेगा। देखिए ये जो लाइन है पी ए का जो स्लोप है, यानी ये लाइन, इसका स्लोप, और इसका जो स्लोप है ये, ध्यान दीजिए, इसका जो स्लोप हम ऐसे लिख देते हैं, ऐसे, और इससे हमने ऐसे परपेंडिकुलर डाल दिया, इससे भी हमने परपेंडिकुलर डाल दिया। ये माइनस एच है और ये प्लस एच है, ये ध्यान रखिए। ठीक है, अब आप देखिए इसका स्लोप, यानी जब ये बी पॉइंट इस पी की तरफ आए तो ये राइट हैंड डेरिवेटिव होगा, इसको बोलेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव। और जब ए पॉइंट पी की तरफ चले तो इसको हम क्या बोलेंगे? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो देखिए ये जो लाइन है इसको मैं बड़ा कर देता हूं ऐसे, देखिए ये एंगल बना रहा साई 1, और ये एंगल जो बन रहा, ध्यान दीजिए वेरी इंपॉर्टेंट है ये, हालांकि इसमें बनाने में थोड़ी तकलीफ आती है, लेकिन इसको हम साई 2 बोलेंगे, इसको हम साई 2 बोल दिया। असल में हमने साई इसलिए लिखा है क्योंकि टेंजेंट को ऐसे लिखते हैं। अब मान लीजिए बी टेंस टू, इफ बी टेंस टू ए पी, अगर बी टेंस टू पी तो क्या हो जाएगा? तो पी बी टेंस टू, देखो अब यहां पर एक टेंजेंट बन जाएगा, ये टेंजेंट है, ध्यान दीजिए ऐसे, ये एक टेंजेंट है, इसको मैं लिख देता हूं, इसका नाम ये टेंजेंट है, ये, यानी b जब p की तरफ आएगा तो ये टेंजेंट के रूप में, इफ b टेंस टू p देन pb बिकम्स टेंजेंट t, यानी ये t मान लिया हमने, टेंजेंट t, यानी ये जो टेंजेंट है इसको हमने साई माना। तो b टेंस टू p, तो pb टेंस टू टेंजेंट t, अर्थात इसका जो स्लोप है, लिमिट, राइट हैंड लिमिट है, ये राइट हैंड लिमिट डेरिवेटिव इज इक्वल टू लिमिट जब b टेंस टू p, b टेंस टू p, तो क्या हो जाएगा? अब जब b टेंस टू p, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, तो यहां लिखेंगे, देखिए लिमिट h टेंस टू 0, आप चाहें तो राइट हैंड लिमिट है तो इसको हम प्लस लगा सकते हैं ऐसे, ठीक है। और इसका स्लोप क्या होगा? एफ ए प्लस एच, ध्यान दीजिए ये जो स्लोप है, इसका जो स्लोप है ये एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाई, ये क्या हो जाएगा यहां से, हाँ, ए प्लस एच माइनस ए, तो ये राइट हैंड लिमिट हो गई। और इसको हम क्या बोलेंगे?
टेन साई, टेन साई मीन्स टेंजेंट, यूनिक टेंजेंट, मतलब टेंजेंट, टेंजेंट एट P। राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो लिमिट h टेंस टू 0 कर दें। ध्यान दीजिए इस तरफ से चलेंगे, फिर हम a से p की तरफ चलेंगे, a टेंस टू p ऐसे चलेंगे, तो f a माइनस h माइनस एफ ए बाई a माइनस h माइनस a। तो ध्यान से समझिए इसको, थ्योरी इंपॉर्टेंट है, समझना बस और कुछ नहीं। लिमिट h टेंस टू 0 और एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए बाई ए कट गया, इधर भी है, तो ये आएगा माइनस एच, तो ये राइट हैंड डेरिवेटिव होता है। तो ये राइट हैंड डेरिवेटिव ए भी क्या हो गया, ए भी हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट अर्थात टेन साई, ये भी हो गया। अब देखो इस तरफ से जब ए पी की तरफ चला, ऐसे चला, तो ये भी टेंजेंट, असल में ये टेंजेंट ऐसे हो गया ए बी। देखिए इसका डायरेक्शन इस तरफ था, अब इसका डायरेक्शन ध्यान दीजिए, इसका जो डायरेक्शन है मैं ऐसे बता देता हूं, ऐसे, ये इसका डायरेक्शन इधर हो गया। अब इस पॉइंट पे दो टेंजेंट खींच रहे हैं, यानी पी पॉइंट पे दो टेंजेंट खींच रहे हैं। बी से ए पी पर जब कोई पॉइंट आया था तो एक टेंजेंट जिसका डायरेक्शन इधर है, और ए से जब पी पर चला तो इसका डायरेक्ट, दोनों टेंजेंट इक्वल हो गए। देखो इसका टेंजेंट साई हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, यूनिक टेंजेंट। इसका मतलब क्या हुआ, सो इफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू टेन साई, मीन्स यूनिक टेंजेंट। यूनिक टेंजेंट का मतलब क्या हुआ, दोनों टेंजेंट एक बन गए, मतलब दो टेंजेंट कोइंसिडेंट हो गए। टू टेंजेंट्स फ्रॉम लेफ्ट and right coincident and become one tangent, one unique tangent। so अगर किसी भी पॉइंट पर, अब यहां पर एक थ्योरी लिख देता हूं, hence if at x is equal to a limit h tends to 0 negative f a plus h, सॉरी a minus h, ये माइनस है, माइनस एफ ए बाई माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 प्लस ये राइट हैंड लिमिट है, और ये एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाई एच। अगर ये दोनों बराबर होते हैं और फाइनाइट हो, देन फंक्शन हैज, ये लिख सकते हैं, देन डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू ए एग्जिस्ट। ठीक है, डेरिवेटिव, तो ये तो हो गया अपना, इसी को हम फर्स्ट प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं। समझ गए, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है ये भी ध्यान रखिए। आगे देखते हैं, थ्योरम देखिए। अब एक थ्योरम तो ये कह रहे हैं डिफरेंशियबिलिटी, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इफ अ फंक्शन
एफ एक्स इज differentiable, then it must be continuous. ये तो कंटिन्यूअस होगा और ये कंटिन्यूटी, बट if a function f(x) is continuous, then it may a differentiable or not differentiable. ये कुछ भी हो सकता है, ये हमें ध्यान रखना है, ये आपको समझ में आना चाहिए। क्यों, कैसे डिफरेंशिएबल नहीं होता, कैसे होता है? तो रीजन्स फॉर नॉन डिराइबिलिटी, यानी अगर कोई फंक्शन वो डिफरेंशिएबल नहीं है, डिराइबल नहीं है, तो क्यों नहीं है? तो देखिए, अगर कभी किसी भी कर्व पे ध्यान दीजिए, कोई भी कर्व होता है, जैसे मान लीजिए ये हमने, मान लीजिए इसको साफ कर देते हैं, जैसे हमने कोई एग्जांपल ले लिया, y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू मॉड x, और इसका हमने एक डायग्राम बनाया। ध्यान से देखिए, हमने एक डायग्राम बनाया, दिस इज द मॉड्यूलस फंक्शन, और इसका हमने डायग्राम बनाया। देखिए ये है डायग्राम, ये डायग्राम है, ये मॉड्यूलस फंक्शन का डायग्राम होता है। y इक्वल टू एक्स इधर और y इक्वल टू माइनस एक्स इधर होता है। ये एंगल 45 डिग्री होता है और यहाँ से यहाँ तक एंगल 135 डिग्री होता है, और ये मॉड्यूलस फंक्शन कहलाता है। तो अब देखिए इस पॉइंट पे, यानी O पॉइंट जो है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिए, O पॉइंट, देयर O point is शार्प कॉर्नर, ये शार्प कॉर्नर है ना। शार्प कॉर्नर का मतलब होता है ऐसे हो या ऐसे हो या ऐसे हो, ये नोक निकली हुई है ना, इसी को बोलते हैं हम शार्प कॉर्नर है। इसको हम क्या बोलते हैं? कस्प, इसको हम कस्प भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर कहीं शार्प कॉर्नर है तो उस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, क्योंकि यहां पर कोई यूनिक टेंजेंट खींचा नहीं जा सकता। कि यूनिक का मतलब लेफ्ट हैंड टेंजेंट और राइट हैंड टेंजेंट दोनों कोइंसिडेंट हो जाए तो यूनिक टेंजेंट हो गया। अब देखिए यहां पर अगर हम टेंजेंट खींचते हैं तो ये वाला एक टेंजेंट, ये लाइन हो जाएगी, और इस पर जब टेंजेंट खींचेंगे, इस पॉइंट पर देखिए, इस पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट खींचें तो एक टेंजेंट इधर खींचेगा और एक टेंजेंट इधर खींचेगा, दो टेंजेंट अलग अलग खींचेंगे जो यूनिक नहीं होंगे, ठीक है। इसलिए ये क्या है, कहीं पर भी अगर किसी भी कर्व में अगर शार्प कॉर्नर है या कस्प है तो वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। कंटिन्यू है, क्योंकि कंटिन्यू का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूटी का क्या थ्योरी होती है? सिंपल सी थ्योरी है। अगर पेन को हम किसी एक पॉइंट से चला करके सीधे ऐसे ले जाएं और जहां तक कर्व होता है वहां तक ले जाएं, यहां तक, और पेन ना उठाना पड़े, तो कंटिन्यूअस है। तो देखिए कंटिन्यूअस तो है, ये फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस तो है, बट नॉट डिफरेंशिएबल। ये डिफरेंशिएबल नहीं है क्योंकि ये शार्प कॉर्नर है। अगर ये कॉर्नर शार्प ना होता, जैसे मान लीजिए पैराबोला है, ये पैराबोला है, ये शार्प कॉर्नर नहीं है, इसको हम नोड बोलते हैं। ये जो ऐसे बनता है ना, ये असल में इसको नोड बोलते हैं। तो नोड तो हो सकता है, ये नोक नहीं होनी चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो ये तो कंटिन्यू, ये डिफरेंशिएबल है यहां पर। तो यहां पर देखिए ये जो कर्व है, ये कर्व डिफरेंशिएबल है, तो हम इसको लिख सकते हैं। तो ये रीजन है डिराइबिलिटी की, होगा कि नहीं होगा? तो एक तो किसी भी कर्व में शार्प कॉर्नर नहीं होना चाहिए। देखिए जैसे मान लीजिए हमारे, देखिए
ये फंक्शन है, इस पर कोई शार्प कॉर्नर नहीं है, तो ये डिफरेंशिएबल है हर पॉइंट पे, ठीक है। और हमने देखा कि ये फंक्शन ऐसे अभी बनाया था ना, ये क्या था, ये था मॉड्यूलस फंक्शन मॉड एक्स। तो ये देखो इस पॉइंट पे ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा क्योंकि यहाँ पर कस्प हो गया। तो एक पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास, ये भी देख लेते हैं। अब दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, ये भी देख लीजिए। फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस कैसे हो सकता है, देखिए फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस का मतलब होता है एक फंक्शन तो ऐसे जा रहा है और एक फंक्शन ऐसे जा रहा है। तो ये देखिए, ये इस पॉइंट पर x इक्वल टू ए पर ये डिसकंटिन्यूअस हो गया, इसकी वैल्यू लेफ्ट हैंड और ये अलग अलग आएगी। तो ये एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस हो गया। क्यों, इस पॉइंट पे देखिए x इक्वल टू ए पर इस पॉइंट पे टेंजेंट नहीं खींचा जा सकता, इस पर भी नहीं खींचा जा सकता। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। ये डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, ठीक है। इस पॉइंट पर ये डिसकंटिन्यूअस हो गया। और हम देखते हैं, यानी वर्टिकल टेंजेंट। वर्टिकल टेंजेंट का मतलब जैसे कोई कर्व यूं जा रहा है, मान लीजिए कोई कर्व यूं जा रहा है, ऐसे आया ऐसे गया। अब ये जो पॉइंट होगा यहाँ पर जो ये इस पर टेंजेंट खींचे तो वर्टिकल टेंजेंट होगा, तो ये tan 90 बनाएगा, तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो वर्टिकल टेंजेंट भी कभी होगा तो ये डिसकंटिन्यूअस होगा, डिसकंटिन्यूअस, ठीक है, अगर टेंजेंट वर्टिकल हो। ये देखिए, ये डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल है। यहां पर ये गलत लिख गया है, एफ डैश एक्स, इसी को हम बोलते हैं लिमिट किसी पॉइंट x टेंस टू a पर एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाई एच। ये डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल हम कहते हैं, ठीक है। और ये इसका डायग्राम भी अगर हम बना के दिखाएं आपको, देखिए ये कोई कर्व है, यहाँ पर कोई पॉइंट है x इक्वल टू ए और यहाँ पर कोई पॉइंट है, तो यहाँ पर कोई पॉइंट आया एफ नहीं ए और एफ ए, ये पॉइंट है। फिर यहाँ पर हमने थोड़ी दूरी ले ली h, यहाँ से यहाँ तक h ले लिया, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस एच ब्रैकेट एफ ए प्लस एच। और ये आपका क्या है, ये h टेंस टू 0 है, ये h टेंस टू 0 गलती से लिखा है। तो देखिए ये अब ये जो कॉर्ड ये जो बना है ना सेकेंड लाइन, तो अब यही जब ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, B पॉइंट जब A की तरफ चलेगा तो यही यहाँ पर आके ये टेंजेंट बन जाएगा, ये टेंजेंट बन जाएगा। तो इसका जो स्लोप है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए परपेंडिकुलर यू डाला, ये स्लोप लिमिट h टेंस टू 0 और एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाई एच। देखिए यहाँ पर ये जो दूरी है एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए होगी, ध्यान दो, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो क्या है एफ ए है, तो यहाँ से यहाँ तक एफ ए होगा, तो एफ ओ यहाँ से इतना घटा देंगे तो ये हो गया, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी h होगी, तो इसमें डिवाइड कर दिया। तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल के द्वारा होता है, ठीक है। अब अगर एक इंटरवल में कोई भी फंक्शन अगर किसी एक इंटरवल में डिफरेंशिएबल अगर है तो वो उस इंटरवल के हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होना चाहिए। अब आप देखिए थोड़ा सा और भी है जो लास्ट पॉइंट है। अब आप देखिए
फंक्शन ऑफ एक्स। अगर दो फंक्शन दिए हैं एफ एक्स और जी एक्स, अगर ये दोनों फंक्शन डिफरेंशिएबल है दोनों, तो इनका सम या डिफरेंस भी डिफरेंशिएबल होगा, इनका प्रोडक्ट भी डिफरेंशिएबल होगा, इनका डिवीजन भी डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन जी एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 0 ये होना चाहिए। या मान लीजिए इन दोनों है ना, तो एफ एक्स और जी एक्स, ठीक है। ठीक है, अब आप इसको पढ़ लेना, ठीक है। अगर कोई फंक्शन डिराइवेबल है और नॉन डिराइवेबल है, दोनों को मिला करके नॉन डिराइवेबल ही होगा वो ये कह रहा है, ठीक है। और कोई फंक्शन डिराइवेबल है मल्टीप्लाई और कोई फंक्शन नॉन डिराइवेबल है, तो दोनों का प्रोडक्ट भी डिराइवेबल हो भी सकता है और नॉन डिराइवेबल भी हो सकता है। नॉन डिराइवेबल फंक्शन और नॉन डिराइवेबल फंक्शन दोनों का सम हमेशा डिराइवेबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। अब आप 5.2 पर देख लीजिए, ठीक है। अब आपको मैं एक चेन रूल बता देता हूं, तो उसके बाद सवाल चालू करते हैं, ठीक है। चेन रूल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चेन रूल, और बाकी आपने 11वीं में पढ़ा होगा। और प्रोडक्ट देखिए, मैं एक दो और भी बता देता हूं थोड़ा सा इसके पहले भी। देखिए प्रोडक्ट रूल भी देख लीजिए एक बार। प्रोडक्ट रूल यानी दो फंक्शन का अगर प्रोडक्ट हो रहा है, मान लीजिए कोई फंक्शन है एफ एक्स और एंड जी एक्स, इनका अगर प्रोडक्ट है तो इनका डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ किसका, एफ एक्स इंटू जी एक्स। तो क्या होगा, आपने पहले वाले फंक्शन को छोड़ दिया इंटू डी वाई बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड वाले फंक्शन का, प्लस सेकेंड वाले फंक्शन को छोड़ दिया डी वाई बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट वाले फंक्शन का, ठीक है, बस हो गया। और डिवीजन रूल, डिवीजन रूल क्या कहता है, अगर किसी फंक्शन में एफ एक्स और ये जी एक्स है और जी एक्स अगर 0 के बराबर ना हो, ध्यान रखिए, तो इसका डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर होगा, इक्वल टू, तो जी जो डिनोमिनेटर है उसको ऊपर ले जाइए और छोड़ दीजिए इनटू डी वाई बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर वाले फंक्शन का, माइनस अब न्यूमरेटर वाला फंक्शन छोड़ दिए और डी वाई बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का, फिर बाई और डिनोमिनेटर जो है उसका होल स्क्वायर। ये फार्मूला हो गया। अब मैं आपको चेन रूल बताता हूँ। अच्छा, और भी सब क्या आपको मालूम होना चाहिए चेन रूल क्या होता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है चेन रूल, आप ध्यान से समझे। एक सवाल मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए कोई फंक्शन दिया है, बहुत सारे फंक्शन हैं। मान लीजिए आपके पास है लॉग साइन, है ना, ऑफ ई ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3, ऐसे दिया है। अब आप देखिए, ये मैं एक ही सवाल बताऊंगा, तरीका बताता हूं। देखिए जैसे ये लॉग जो फंक्शन है, इसके बाद आपके पास यहां पर एक, देखिए एक फंक्शन ये है, ये फंक्शन एक ये है, और एक फंक्शन ई वाला है, 2 हो गए, और ये तीसरा फंक्शन है, ये चौथा फंक्शन है। इसमें कितने फंक्शन हैं, ध्यान दीजिए। वन फंक्शन तो ये है, अब ई के ऊपर ये फंक्शन हमने लगा दिया, तो ई के फॉर्म में भी ये जो ये फंक्शन होगा, इस फॉर्म में जो ये दूसरा फंक्शन हो गया, फिर साइन जो है ये तीसरा फंक्शन हो गया, और फिर ये चौथा फंक्शन हो गया। तो हमें इन चारों फंक्शन का अगर चेन रूल से डायरेक्ट करेंगे तो सवाल फटाफट हो जाएगा। तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स, तो हम क्या करें, जैसे पहला जो फंक्शन होता है बाहर से अंदर की तरफ चलेंगे, हमेशा ध्यान रखिए बाहर से अंदर की तरफ चलेंगे। जो पहले फंक्शन आता है उसको छोड़कर ये जितना भी अंदर होता है उसको एक्स मान लेंगे। अब देखिए इसको हमने पूरे को क्या मान लिया, एक्स, तो ये हो गया क्या, लॉग एक्स समझो। तो लॉग एक्स का क्या होता है, 1/x होता है।
तो 1/x, x की जगह ये पूरा आएगा तो ये सब नीचे आ जाएगा पूरा, ये साइन e की x² + 3, ये आपका हो गया। ठीक है, इसको x माना था, log x का 1/x होता है ना, तो 1/, ये तो हमने x मान लिया ना पूरा, तो ये log x समझेंगे तो 1/sin इंटू ये हो गया पूरा, फिर मल्टीप्लाई करते जाएंगे। अब ये काम खत्म हो गया, इसका काट दे रहा हूं ताकि आपको याद रहे, बाकी ये सवाल कटा हुआ नहीं है, इसको हमने समझाया है। फिर अब अंदर आते हैं साइन, तो साइन को जब हम लेंगे तो साइन के लिए इसके अलावा ये जो है ये दूसरा वाला फंक्शन इतना, इसको हमने x मान लिया, तो साइन x का क्या होता है कॉस, और x की जगह पूरा क्या आएगा e की x² + 3, राइट। अब कॉस साइन भी खत्म हो गया, फिर मल्टीप्लाई, अब इसके बाद आता है e, और इसको पूरे को x मान लो, इसको पूरे को x मान लिया, तो ये x का क्या होता है e x का मतलब पूरा यही आएगा x² + 3, फिर मल्टीप्लाई, अब आप देखो e भी खत्म हो गया, अब x² + 3, x² का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और 3 का 0 हो जाएगा। आपका ये जो वैल्यू हो गई आपकी बिल्कुल 2x e की x² + 3 इंटू कॉस e x² + 3 बाई क्या हो गया साइन e x² + 3, ये हो गया आपका, ये चेन रूल है, यानी सीधे आप सवाल कर सकते हो बस। ठीक है, अब आपका ये जो सवाल है मैं अब करने जा रहा हूं, चेन रूल से ही करूंगा, फटाफट सवाल हमें करने हैं ना, टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया है, लेकिन हमें ये एक्सरसाइज खत्म करनी है। तो देखिए, यूजिंग चेन रूल, ठीक है, तो y = साइन x² + 5, तो dy/dx = साइन, अब देखो इसको x मान लिया तो साइन x का क्या होता है कॉस, और x को x ही लिख दो पूरा x² + 5। अब आप देखिए साइन खत्म हो गया, इसके अंदर जाएंगे तो इसको हम ब्रैकेट में लिखें, x² का क्या हो जाएगा 2x, और +5 का क्या हो जाएगा 0, तो अब इसका उत्तर आ गया 2x इंटू कॉस x² + 5, ये पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन है, फिर हम इसको क्या करेंगे, देखिए y = कॉस, ब्रैकेट में लिखा साइन x, तो dy/dx, ये फर्स्ट प्रिंसिपल से तो बोला नहीं गया है इसलिए हम ऐसे डायरेक्ट करेंगे, dy/dx = कॉस का क्या होता है, इसको x मान लिया हमने, देखो आप अगर प्रॉब्लम होती तो आप समझें, कॉस और इसको साइन को क्या मान लिया, इसको x मान लिया, तो कॉस x का माइनस साइन x, तो माइनस साइन और x की जगह ये पूरा आएगा फिर साइन x। अब फिर कॉस खत्म हो गया, अब इसके अंदर चलो तो अंदर क्या आएगा साइन x, साइन x का क्या होता है कॉस x, फिर इसके भी अंदर चलो साइन खत्म हो गया, अब x का क्या होता है 1, ये हमें इसलिए बता रहा हूँ, छोटी सी बात नहीं है ये, बाद में फिर हमें परेशानी होती है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं माइनस साइन ऑफ साइन x इंटू कॉस x, हो गया काम इसका। ठीक है, ये देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है ये। थर्ड, y = साइन ax + b, तो dy चेन रूल का यूज कर रहे हैं, dy/dx = साइन का क्या हो जाएगा कॉस ए, और पूरा x इसको मानेंगे तो समझो पूरा उतार देंगे x + b, फिर अब साइन खत्म हो गया, अब इसके अंदर चलेंगे तो क्या हो जाएगा ax का, देखिए ax का a तो छोड़ दिया, x का 1 हो जाएगा, यहाँ a आएगा प्लस b का 0, तो ये हो जाएगा a cos ax + b, ये चेन रूल के द्वारा यूजिंग चेन रूल, यूजिंग चेन रूल, ध्यान रखिए। ठीक है, वेरी सिंपल है, y = sec tan √x, तो dy/dx क्या होगा
देखिए सेक एक्स को छोड़ के बाकी टेन टी मान लिया, इसको एक्स मान लिया। सेक एक्स क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो सेक यानी सेक टेन रूट एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स यानी टेन ऑफ टेन रूट एक्स। फिर मल्टीप्लाई, अब सेक खत्म हो गया, टेन एक्स का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स यानी सेक स्क्वायर रूट एक्स। फिर रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स। बस हो गया आपका सवाल, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू सेक टेन रूट एक्स इंटू टेन रूट एक्स बाई क्या हो जाएगा 2 रूट एक्स। फोर्थ हो गया। ये डिवीजन मेथड से इसको हम करेंगे। ठीक है, डिवीजन मेथड से इसको करेंगे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये। देखिए y इक्वल टू साइन, डिवीजन तो लगेगा ही, साथ में चेन रूल भी लगेगा, साइन ए एक्स प्लस बी बाई कॉस सी एक्स प्लस डी। तो देखो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखो डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाएंगे, कॉस सी एक्स प्लस डी ऐसे ही छोड़ दिया। साइन का क्या होता है कॉस ए एक्स प्लस बी। फिर देखो साइन ए एक्स प्लस बी का कर रहे हैं, साइन का कॉस हो गया, इसके अंदर का क्या होगा ए एक्स का ए हो जाएगा x1 हो जाएगा और बी 0, तो ये जगह ए प्लस, सॉरी यहां माइनस लगाएंगे। फिर अब ये डिनोमिनेटर को छोड़ देंगे, साइन ए एक्स प्लस बी, इसको तो छोड़ दिया हमने, डिनोमिनेटर वाला करेंगे तो कॉस का क्या होता है माइनस साइन सी एक्स प्लस डी। फिर सी एक्स का क्या होता है सी बाई कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, ये फार्मूला है। तो इसको हम ऐसे छोड़ सकते हैं। देखिए इसको हम सीधा कर लें, ए कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी माइनस सी साइन ए एक्स। देखो ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा इधर, है ना, ए सी साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी बाई क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। थोड़ा सा जल्दी हमने कर दिया बिकॉज इट इज गेटिंग सो लेट। ओके, अब आप देखिए वेरी सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा ध्यान भी देना होगा, गलती ना हो। देखिए यहां पर y इक्वल टू कॉस एक्स की क्यूब इंटू साइन, है ना, एक्स की 5 का स्क्वायर, ऐसे लिख दें हम। ठीक है, प्रोडक्ट रूल से हम करेंगे, चेन भी लगेगा। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स की क्यूब को हमने छोड़ दिया, अभी कॉस एक्स की क्यूब को हमने छोड़ दिया इनटू, अब इसका करेंगे तो ये x समझो तो एक्स स्क्वायर हो गया, तो एक्स स्क्वायर हो गया तो क्या हो जाएगा 2x होता है, तो 2 साइन एक्स की 5। अब ये एक्स स्क्वायर का तो काम खत्म हो गया, 2 हट गया। अब यहां पर अंदर चलेंगे तो साइन का क्या होता है कॉस, इसको हमने x मान लिया, कॉस एक्स की 5 हो गया। अब फिर x की 5 का क्या होगा 5x की 4, फिर प्लस, अब देखो ये ऐसे कैसे उतार देंगे, यानी साइन स्क्वायर एक्स की 5 इंटू, अब इसका हम करेंगे, देखो तो ये समझो ये अंदर है, तो एक्स की क्यूब का क्या होता है 3 कॉस, सॉरी ये एक्स कॉस एक्स की क्यूब है ना, तो यहां पर हमें ध्यान देना है, कॉस का क्या होता है माइनस साइन एक्स की क्यूब,
फिर एक्स की क्यूब का क्या होगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा। बस अब उसको सीधा लिख दो, काम खत्म। 2 5 या 10, एक्स की 4 कॉस एक्स की क्यूब इंटू साइन एक्स की 5, साइन एक्स की 5 इंटू कॉस एक्स की 5, ठीक है, और 5 2 जा 10 हो गया था, ठीक है, प्लस यहाँ माइनस, सॉरी यहाँ माइनस आ जाएगा, ये देखिए, तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर साइन एक्स की क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स की 5। इसको हम चाहें तो और भी लिख सकते हैं, आंसर ये हो गया, काम खत्म हो गया इसका, ठीक है। 7th क्वेश्चन है, वेरी सिंपल है। तो यहां हम देखते हैं y इक्वल टू 2 रूट, सब चेन रूल से हो रहा है, ये देखिए मैंने आपको बताया कॉट एक्स स्क्वायर। अब इसका dy बाई डी एक्स इक्वल टू, देखो 2 ऐसे रहेगा, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, यानी 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये एक्स है तो नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई रूट का काम खत्म। कॉट का क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, एक्स की जगह एक्स स्क्वायर लिखा है, ये भी खत्म। फिर कॉट खत्म हो गया, तो इसके बाद एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, बस 2 से ये 2 कट गया। अब हमारे पास क्या आ गया, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, है ना, 2 भी है इधर, 2x, यहाँ x भी है, बाई रूट कॉट एक्स स्क्वायर, ये भी हो गया। अब आप देखिए इसको, कॉस y इक्वल टू कॉस रूट एक्स, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस का माइनस साइन रूट एक्स, फिर रूट एक्स का क्या होगा 1/2 रूट एक्स, फिर ये हो गया माइनस साइन रूट एक्स बाई 2 रूट एक्स, हो गया आंसर, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ये नॉन डिफरेंशिएबल है, तो अगर हम ध्यान से देखें तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा मालूम, मैं आपको दिखाता हूं करके। इसका डायग्राम बनेगा, यहाँ पर 1 है तो ये डायग्राम ऐसे आएगा, इसका डायग्राम देखो ये। अब आप देख लो 1 पर ये कस्प बन रहा, ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये क्या बन रहा है, ये नोक निकल रही ना, तो ये शार्प कॉर्नर है, शार्प कॉर्नर है, इसको हम कस्प बोलते हैं, तो इसलिए नॉन डिफरेंशिएबल होगा 1 पर। लेकिन ये चीज़ हमें ऐसे नहीं डायरेक्ट दिखानी, ये कस्प है सो नॉट डिफरेंशिएबल। लेकिन ये चीज़ हमने आपको समझाया, लेकिन हमें इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूव करना है, ठीक है, प्रूव करना है इसको, तो कैसे करेंगे अब आपको मालूम है। तो देखिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h माइनस एफ ए बाई एच, यही फार्मूला होता है ना। और a यहां पर क्या है, a इक्वल टू 1 है, लेकिन इस फार्मूले से ये वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो केवल ये तो डायरेक्ट निकालने हैं, तो इसकी लेफ्ट और राइट दोनों वैल्यू हम लेंगे, ठीक है ना। तो ये राइट हैंड लिमिट आप समझ लीजिए, ये राइट हैंड लिमिट है, राइट हैंड डेरिवेटिव हम बोलेंगे इसको, ठीक है। और ए की जगह हम क्या लिखेंगे, 1, तो हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h माइनस f1 बाई h। अब आप देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, अब ये 1 प्लस h किस में रखोगे, फंक्शन में, तो मॉड 1 प्लस h माइनस 1, फिर माइनस f1 वैल्यू फिर इसमें रखोगे तो 1 माइनस 1 बाई
एच, तो ये हो जाएगा, ये बाई फर्स्ट प्रिंसिपल है, ये बाई फर्स्ट प्रिंसिपल आप समझ सकते हो। चलो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों निकालना है, तो 1 से 1 कट गया और ये 0 हो गया, तो ये आ गया लिमिट h टेंस टू 0 और h पॉजिटिव है तो मॉड h है तो h ही रह जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, बाई h कट करके क्या हो गया 1, तो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या हो गया 1। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखो यहाँ पर, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। आप देखिए इसको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या लिखेंगे, एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए बाई माइनस एच, तो इसको फिर लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 ए यानी 1 माइनस एच, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ 1 लिख दो सीधे, यहाँ 1 लिख दिया, तो 1 माइनस एच माइनस 1 माइनस ब्रैकेट में क्या लिखेंगे f1 यानी 1 माइनस 1 बाई माइनस एच, सही है ना, हाँ हाँ 1 है तो 1 प्लस 1 माइनस एच, ठीक है। फिर लिमिट h टेंस टू 0, 1 से 1 कट गया, माइनस का प्लस हो जाएगा h बाई, और ये भी कट गया तो h बाई माइनस एच बराबर माइनस 1। अब आप देखो एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको देखो, इसको क्या बोलते थे y इक्वल टू एक्स, इसको क्या बोलते हैं y इक्वल टू माइनस एक्स, इसका डी बाई डी एक्स क्या आएगा 1 आएगा, इसका डी बाई डी एक्स क्या आएगा माइनस 1 आएगा। ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल नहीं है, तो वो दिख रहा है, देखिए वो दो टेंजेंट अलग अलग हैं, यूनिट टेंजेंट नहीं है, तो यही इसमें भी बताया रहा है कि बिकॉज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, सो एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। अब ये है आपका लास्ट, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय दिस। तो देखो ये थोड़ा सा यहाँ पर मैं डायग्राम बना देता हूँ, देखिए इसमें भी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव लेंगे, देखिए 1 है तो 1 से थोड़ा ज़्यादा लेंगे, ये 1 प्लस एच, यहाँ 1 माइनस एच, ठीक है। यहाँ पर 2 होगा, मान लीजिए 2 है तो 2 से थोड़ा सा ज़्यादा तो 2 प्लस एच इधर राइट हैंड और 2 माइनस एच लेफ्ट हैंड, इसमें भी लेंगे हम, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखिए कि मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस ये बता दूं कि जैसे मान लीजिए यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ माइनस 1 है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, अगर x की वैल्यू 0 से बराबर या बड़ी लेकिन 1 से छोटी हो, यानी 0 भी हो सकती है और ये पूरी वैल्यू कोई भी हो सकती है लेकिन 1 नहीं हो सकती, तो 1 तो हो नहीं सकती। तो अब हमें ये देखना है कि 1 से पहले यानी लेफ्ट साइड में सबसे पहला इंटीजर कौन सा पड़ता है, तो 0, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी इंटीजर में, x इक्वल टू 0 आ जाएगी। अब कोई कहता है कि भाई x की वैल्यू 1 से बड़ी या बराबर हो लेकिन 2 से छोटी हो, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, देखिए 1 से बड़ी या बराबर है, 1 तो इंक्लूड है लेकिन 2 इंक्लूड नहीं है, तो ये पूरी वैल्यू में कौन से है। अब यहाँ से शुरू करेंगे, इस तरफ आएंगे, सबसे पहले इंटीजर यही आएगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ऐसे ही हम इसको करेंगे, ध्यान रखिए। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, क्या हो जाएगा f1 माइनस एच माइनस f1 बाई h, कोई दिक्कत नहीं।
लेकिन अभी हमें ध्यान रखना है कि ये फंक्शन में ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर रखना है इसको। 1 माइनस एच माइनस F1 यानी 1, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर। तो देखिए ये h हो गया और ये लिमिट h टेंस टू 0। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर 1 में से हम थोड़ा सा भी घटा दें, ध्यान से देखिए इधर, चलो यही बता देते हैं। मान लीजिए नंबर लाइन है, अगर ये 1 है और ये 0 है, तो देखिए 1 में से h घटाने का मतलब होता है 1 में से थोड़ा सा भी अगर हमने घटा दिया तो 1 से छोटा हो गया। तो 1 से जब छोटा होगा तो इस तरफ आएंगे ना, तो इस तरफ सबसे पहले कौन सा इंटीजर आएगा? 0। तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो लिमिट h टेंस टू, ये 0 हो गया, माइनस इंटीजर का तो इंटीजर ही होगा बाई h। अब h की वैल्यू 0 रहेगी तो माइनस इन्फिनिटी आएगा ये, ठीक है। अब राइट हैंड लिमिट लेते हैं, ऐसे ही राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 F1 प्लस h माइनस F1 बाई, देखो इधर h तो था ना, ओ यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा ना, यहाँ माइनस आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस डेरिवेटिव आएगा ना। अब इधर का इन्फिनिटी तो आनी नहीं चाहिए, पहली बात तो यहाँ प्लस h है। अब इसको क्या लिखेंगे? लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ 1 प्लस h, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू है, माइनस ये 1 है बाई h है। तो 1 से थोड़ा सा ज़्यादा ले तो इंटीजर क्या आएगा? 1 ही तो आएगा। तो लिमिट h टेंस टू 0 और ये 1 माइनस 1 बाई h, यानी 0 बाई h, यानी ये 0 नहीं ये 0 बाई 0 आया, तो अनडिफाइंड हो गया, यानी 1 से थोड़ा सा भी आगे गए तो 1 ही आएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी देख लेता हूँ कोई गलती ना हो, तो 1 में से थोड़ा सा घटाया तो 1 से थोड़ा 0 आएगा, इधर 0 आ गया और माइनस F1, ठीक है। तो ये माइनस 1 आएगा और माइनस h भी है, यहाँ माइनस h है, लेफ्ट हैंड के लिए लेते ना, तो माइनस h है, तो माइनस माइनस प्लस, तो यानी h की वैल्यू 1 बाई, ये 1 बाई क्या हो गई? 1 बाई h, तो 1 बाई h के मतलब पॉजिटिव हो गई, ठीक है। इधर भी देखते हैं 0 बाई 0, तो ये अनडिफाइंड हो गया, अनडिफाइंड। सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, सो fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। अब 2 पर भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो 2 पर देखेंगे एट x इक्वल टू 2, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 2 माइनस h माइनस F2 बाई माइनस h बराबर ब्रैकेट में 2 माइनस h माइनस 2, तो 2 का तो 2 ही रहेगा क्योंकि इंटीजर है, माइनस h, और ये लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है। तो 2 माइनस 2 में से थोड़ा सा घटाया तो 2 से थोड़ा छोटा हो गया, तो ये इसकी वैल्यू क्या हो गई? इसकी वैल्यू 1 हो गई, ठीक है ना। थोड़ा सा कम होगा, देखो ये 2 है और ये 1 है, अगर ये 2 में से थोड़ा सा भी कम हो जाए तो 2 से कम हो गया ना, तो इससे इसके तुरंत लेफ्ट साइड में कौन सा इंटीजर सबसे पहले? 1, तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, माइनस 2 आ जाएगा बाई माइनस h, यानी तो लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 1 बाई माइनस h कट गया, तो ये आ गया h बराबर 0, 0 लिखेंगे इन्फिनिटी, ठीक है। राइट हैंड लिमिट डेरिवेटिव, तो लिमिट h टेंस टू 0
F1 प्लस सॉरी 2 प्लस एच माइनस F2 बाई एच। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, लिमिट h टेंस टू 0 2 प्लस एच माइनस 2 बाई एच, लिमिट h टेंस टू 0 2 प्लस एच तो 2 ही आएगा। देखो 2 से कोई चीज़ थोड़ी सी बड़ी हो जाए, जैसे थोड़ा सा हम बढ़ा दें, यहाँ करते हैं यहाँ तक 2 प्लस एच ये हो गया मान लो, तो अब 2 प्लस एच थोड़ा सा बढ़ गया, तो इसके तुरंत लेफ्ट साइड में कौन सा इंटीजर 2 ही आएगा, तो 2 आएगा माइनस 2 का 2 ही आएगा बाई एच, तो बराबर लिमिट h टेंस टू 0 0 बाई एच, यानी 0 बाई 0 हो गया। तो क्या हुआ, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, right hand derivative, so fx is not differentiable at x equal to 2। तो ये खत्म हो गया, शायद 11 तक था, 10 तक था, बस हो गया। देखिए हमने थोड़ा सा वीडियो में थोड़ा सा जल्दी कर दिया क्योंकि बहुत सारा समझाना था, और अगर ऐसा थोड़ा सा कम समझ में आया तो उसके लिए वेरी सॉरी। ठीक है, यू आर ऑल रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, एंड इफ यू लाइक प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, एंड comment if you are interested in commenting, then you may comment and may advise me to anything, so that I would like to include your advice in my teaching way. Thank you very much again. Take care of yourself.